स्टार्ट किया जाए। नया चैप्टर इवोल्यूशन। वेटेज की बात करें तो इस बार केवल एक क्वेश्चन आया था। पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 3 क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। औसत 2 क्वेश्चन का वेटेज है इस चैप्टर का। एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन में होता है, कुछ न कुछ पैराग्राफ लिखा रहता है। तो चैप्टर का नाम डालें इवोल्यूशन और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। हेडिंग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो वास्तव में स्टडी करती है लिविंग फॉर्म्स की हिस्ट्री की। इस अर्थ पर जितनी भी लिविंग फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, उसी की स्टडी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही इंफॉर्मेशन नहीं, 2-3 चीज़ें और भी हैं। जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स कैसे बना है इसके बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी हैं। ये अर्थ कैसे बनी है इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। और सबसे मेन चीज़ है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो वैरायटी दिख रही है, डाइवर्सिटी, वो कैसे हुई है। तो इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं, तो लिख लीजिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशन वास्तव में क्या है तो कहेंगे डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो कहोगे ये स्टडी है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। और हमको इसमें 4 चीजें पढ़नी है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और चौथा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स वैरायटी। असली चीज यही हमको पढ़ना है, इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हुए, क्या हुआ, ये पढ़ना है। पहली हेडिंग डालें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इससे जुड़े 3-4 क्वेश्चन हैं। एक लिमरे नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यूनिवर्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली कौन सी थ्योरी है, तो कहोगे बिग बैंग थ्योरी।
ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो एक ह्यूज एक्सप्लोशन से हुई है। कहोगे कितना बड़ा, तो कहोगे इतना बड़ा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज तो है, यदि कहीं एक्सप्लोजन होगा तो चीजें दूर भी तो जाएंगी। इसी नाते यूनिवर्स का एक नेचर है कि वो एक्सपैंड कर रहा है, और जैसे जैसे समय बीतेगा टेम्परेचर भी इसका क्या होगा, कम होगा। सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंडिंग नेचर है, टेम्परेचर कम डाउन है, बाद में हाइड्रोजन और हीलियम बनी। ठीक, यूनिवर्स में है वास्तव में क्या, तो यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, ढेर सारी गैलेक्सीज है, और उसमें गैस है और साथ में बहुत सारी डस्ट है। समय के साथ होता क्या है कि गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय होती रहती है, नई गैलेक्सी बनती भी रहती है। तो होता क्या है, ग्रेविटी के अंदर गैसेज कंडेंस होती हैं और नई गैलेक्सी बनती है। उसी नई गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उसका जो सोलर सिस्टम है उसमें एक प्लेनेट है अर्थ, और अर्थ के साइज की अगर बात करें तो यूनिवर्स के साइज की तुलना में बहुत अंतर है। मतलब अगर ब्रह्मांड के साइज की तुलना करें धरती से, धरती बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि एक धब्बे के बराबर है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के साइज की तुलना में अर्थ का साइज केवल एक धब्बे के बराबर है। अब आता है एज। यूनिवर्स बहुत पुराना है, वेरी ओल्ड। टाटा एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया, अभी तक लिख रहे थे 20 बिलियन ईयर ओल्ड, अभी इस बार 13.8 कर दिए हैं। तो 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। पहले पता नहीं किसने इनको 20 बिलियन बताया था, और पता नहीं किसने इनको 13.8 बता दिया, लेकिन आप क्वेश्चन आएगा तो 13.8 ही लगाइएगा। ठीक है। अर्थ की बात करें तो अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी। तो साइज में भी अंतर है और एज में भी क्या है, अंतर है। जनरल क्वेश्चन है, लिख लीजिए। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कैसे, तो ये कहती है सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है। कहा कितना बड़ा है, तो कहोगे अनइमेजिन। इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेकिन चूंकि एक्सप्लोजन हुआ है, इसी नाते जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंडिंग है। इन नेचर। एक और बात, इसका जो टेम्परेचर है कम डाउन। यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम बन गए बाद में, मतलब एक्सप्लोजन के बाद की बात है। किसी भी यूनिवर्स में क्या है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट है। गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटी।
और फॉर्मेशन होगा ऑफ गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे, आज की गैलेक्सी बनेंगी। ऐसे ही एक है मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें एक स्टार है सन और उसको कहते हैं सोलर सिस्टम, और उसमें एक प्लैनेट है जिसका नाम अर्थ है। यूनिवर्स बहुत पुराना है। कितना? तो जो अब नया डाटा आ गया है 13.8 क्या बिलियन ईयर। अर्थ की बात करें अर्थ कब बनी? तो अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। दोनों डाटा बिलियन में हैं। अगर साइज की बात करें एज कंपेयर टू साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ साइज एज स्पेक ब्रह्मांड के साइज की तुलना में अर्थ इतना छोटा है कि केवल एक छोटा सा धब्बा है। अब है ओरिजिन ऑफ अर्थ। बहुत सारी थ्योरीज ये मानती हैं कि जो अर्थ है वो वास्तव में सन से सेपरेट हुआ एक पीस है। मतलब बड़ा सा सन है, उसका कोई पार्ट सन से सेपरेट हो गया और वही क्या बन गया? अर्थ बन गया। ठीक, लेकिन जब अर्थ से सेपरेट हुआ है, सॉरी सन से सेपरेट हुआ है, तो सन तो बहुत लाल है, रेड हॉट है। इसी नाते जो रेड हॉट अर्थ थी वही अर्ली अर्थ थी। सबसे पहले जो अर्थ बनेगी वो रेड हॉट, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लेते ज्वालामुखी फटता है तो लाल रंग का लावा निकलता है, बिल्कुल वैसे ही। इसका मतलब वो रेड हॉट अर्थ अभी भी अर्थ के सेंटर में है। सरफेस ठंडी हो गई है लेकिन अंदर अभी भी है वो। तो जो अर्थ बनी थी वो बिल्कुल रेड हॉट अर्थ थी। इसका मतलब उसके चारों तरफ कोई इन्वायरमेंट नहीं था। तो याद रखिएगा, नो इन्वायरमेंट अराउंड अर्ली अर्थ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे देखो क्या होगा, ये जो रेड हॉट अर्थ होगी इसका जो पिघलता हुआ लावा होगा, इससे गैसेज निकलेंगे। तो हो सकता है इससे क्या निकल के आए? मीथेन। इससे क्या निकल के आए? अमोनिया। इससे CO2। और क्या निकल के आए? वाटर का वेपर, क्योंकि वाटर ड्रॉप के फॉर्म में तो होगा नहीं। तो ये सब गैसेज जब निकलेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब धीरे धीरे इसके चारों तरफ इकट्ठा होंगे तो क्या बनने लगेगा? तो धीरे धीरे प्रिमिटिव अर्थ के चारों तरफ बनने लगेगा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो पहले कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन जो मॉल्टेन मटेरियल था वहां से गैसेज निकलेंगी, मीथेन, अमोनिया, CO2, वाटर वेपर, और ये अर्थ को घेर लेंगी। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि बन जाएगा क्या? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब यही वही प्रिमिटिव अर्थ है, इसके बाहर बाहर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है। और बन किससे रहा? उन गैसेस से जो मटेरियल से निकल रही हैं। तो धीरे धीरे उन मटेरियल के गैसेज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बन जाएगा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। बस ये याद रखिएगा
कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का नेचर रिड्यूसिंग था। क्यों? इसमें मीथेन थी, अमोनिया था, CO2 था, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ था, बस क्या नहीं था इसमें? ऑक्सीजन नहीं था। आज जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन थी, अमोनिया था, CO2, वाटर वेपर था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। तो प्रिमिटिव अर्थ बन गई, उसके बाहर बाहर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बन गया, उसमें मीथेन है, अमोनिया है, CO2 वाटर वगैरह, वाटर वेपर वगैरह पड़े हैं। लेकिन ये सन है और यहाँ से बहुत ज्यादा क्या आ रही है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन लेयर तो है नहीं, तो रिजल्ट देखो क्या होगा। इन ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के चक्कर में जो वाटर वेपर होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ही, वो वाटर वेपर टूट जाएगी एलिमेंट हाइड्रोजन और एलिमेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। हाइड्रोजन के एलिमेंट आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, चूंकि वो हल्की होगी वो एस्केप हो जाएगी, और इसी नाते हाइड्रोजन ही क्या है? मोस्ट एबंडेंट गैस इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो आंसर देंगे हाइड्रोजन ही है। अब इस ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट करेगी, ये ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगी। किसके? ये मीथेन से रिएक्शन करेगी, ये अमोनिया से रिएक्शन करेगी, और इन सब को तोड़ करके क्या बना देगी? CO2 बना देगी, वाटर वेपर बना देगी, नाइट्रोजन बना देगी। तो होगा क्या? जरा सोचिए, इस मटेरियल से, इससे चीजें बाहर निकल रही हैं, गैसेज, लेकिन बाहर गैसेज टूट भी तो रही हैं। मीथेन भी टूट रही, अमोनिया भी टूट रही है। तो मीथेन अमोनिया टूटेंगी तो फिर से CO2 बनेगा, फिर से वाटर वेपर बनेगा। वाटर वेपर जो बनेगा वो फिर टूट जाएगा, वो फिर से किस में बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो मटेरियल से गैसें निकलती रही और बाहर गैसें टूटती रही। मीथेन भी टूटता रहा, अमोनिया भी टूटती रही, वाटर वेपर भी टूटता रहा। घुमा फिरा के क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे CO2 और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन क्या करेगी? बढ़ेगी। लाखों सालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। मटेरियल से गैसें निकलती रहेंगी, टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी। एक समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे ये जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होगा, कूल डाउन। एक काम, और एक काम और हो जाएगा, धीरे धीरे यहां पर ओजोन लेयर बन जाएगी। तो जैसे ही ओजोन लेयर बन जाएगी वैसे क्या हो जाएगा? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आना था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दो चेंज और आए। समय बीतते ही धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन है इसी से क्या बन जाएगी? इसी से ओजोन लेयर बन जाएगी। और जब ओजोन लेयर बन जाएगी तो यूवी रेडिएशन का वो जितनी स्पीड से अर्थ पर आ रही थी उतनी स्पीड से नहीं आएंगी, या उतना नहीं आएंगी, कम आएंगी। कम आएंगी तो कम वाटर वेपर टूटेगा। तो धीरे धीरे कहने का मतलब कुछ स्टेबिलिटी आने लगेगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आना भी कम हो जाएगा, तो वाटर वेपर का टूट के ऑक्सीजन बनना भी कम हो जाएगा। मीथेन और अमोनिया तो निकल ही रही होगी अंदर से, तो मीथेन अमोनिया टूटेगी भी कम। तो एटमॉस्फेयर में मीथेन की, अमोनिया की, CO2 और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी। ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है। धीरे धीरे ये टेम्परेचर इसका क्या होगा? कम। लाखों सालों बाद जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आएगा तब ये वाटर वेपर कंडेंस कर जाएगी। तो जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस करेगी वैसे क्या बनेगा? वाटर ड्रॉप बनेगा। ग्रेविटी के नाते वो तेजी से किधर आएगा? अर्थ पर आएगा। अब आप सोचो, ये रेड हॉट अर्थ है, उस पर अगर पानी की बूंद गिरेगी तो क्या होगा? तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे गर्म तवे पर आप एक बूंद पानी डालेंगे, जैसे डालेंगे वो तुरंत वेपराइज होकर वापस चला जाएगा। लेकिन जब ये वापस जाएगा यहाँ से, वाटर जब ये वापस जाएगा वेपराइज होकर के, तो एक काम कर जाएगा। क्या? कुछ ना कुछ तो सरफेस को ठंडा कर ही जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर हुआ, पानी बरसना शुरू होगा,
ये होगा हॉट वाटर रेन, गर्म पानी की बरसात होगी, क्योंकि 100 के नीचे आया है। अगर मान लेते 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तो तभी मतलब बरखा गर्म होगा। तो गर्म पानी की बरसात होगी, और ये गर्म पानी की बरसात लाखों सालों तक चलती रहेगी। तो जब बरसात बहुत दिनों तक होगी तो धीरे धीरे सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आएगा। जिस दिन अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आएगा, उसी दिन सरफेस पर पानी रुक जाएगा, फिर वेपराइज बन के वापस नहीं जाएगा, कुछ जाता रहेगा कुछ रुकता रहेगा। और अगर धरती पर पानी रुका तो फिर धरती पर पानी बहने लगेगा, और अगर बहेगा तो जो मटेरियल वगैरह हैं सबको बहा के ले जाएगा, और जहां कहीं गड्ढे होंगे वहां भर जाएगा। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि बन जाएंगे क्या, प्रिमिटिव ओशियन। आप सोचो, धरती गर्म है, उस पर पानी है, गर्म बर्तन पर अगर पानी रखोगे तो पानी उबलेगा नहीं, तो ये पानी उबलेगा और उसमें बहुत सारे मटेरियल पड़े होंगे, तो ये सॉल्यूशन बनेगा, और धीरे धीरे समय के साथ ये गाढ़ा होगा। इसी नाते इसका नाम प्राइमोर्डियल सूप होता है, या इसको हार्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो हार्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसका, प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर है, इसी में वास्तव में क्या होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ होगा, तो कहोगे प्रिमिटिव ओशियन के वाटर में होगी, जो वाटर थोड़ा सा क्या होगा, गर्म होगा, और वो मिक्सचर होगा। इसी नाते इस वाटर को हार्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन किसी वैज्ञानिक ने कहा है, इसी वाटर को किसी ने प्राइमोर्डियल सूप कहा है। आपको याद रखना है कि यही वो जगह है जहां क्या होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस एटमॉस्फेयर में सब कुछ होगा, बस क्या नहीं होगा, तो कहोगे ऑक्सीजन नहीं होगी। फिर से सुन लेते हैं, फिर पॉइंट ज्यादा नहीं लिखने हैं। ये माना जाता है कि अर्थ सन का ही एक पार्ट अलग है और वो अर्थ बन गया, लेकिन जो अर्ली अर्थ होगी वो बिल्कुल रेड हॉट अर्थ होगी, गरम लाल लावा होगा, और उसके सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। लेकिन समय के साथ चीजें बदलेंगी, क्या होगा, धीरे धीरे पिघलता हुआ जो मटेरियल है उससे गैसेज निकलेंगी, और वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर जाएंगी, घेरा बना लेंगी। तो धीरे धीरे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर भी बनेगा। कौन कौन सी गैसेज निकलेंगी, मीथेन निकलेगी, अमोनिया निकलेगी, CO2 निकलेगी, वाटर वेपर भी निकलेगी, और भी गैसेज निकलेगी, ठीक है, सबके नाम नहीं लिखे हैं। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा, एक और ओजोन लेयर नहीं थी, तो एक समस्या थी, बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशंस आ रही थी। उन यूवी रेडिएशन का काम क्या होता था, वो इस वाटर वेपर को तोड़ देती थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो एस्केप कर जाती थी, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इस मटेरियल से निकलने वाली मीथेन और अमोनिया को क्या करती थी, तोड़ती थी, और उससे फिर से वाटर वेपर और CO2 वगैरह बनता था। तो मटेरियल से गैसेज निकल रही हैं और बाहर टूट रही हैं, निकल रही हैं, टूट रही हैं। समय बीतता जाएगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी कुछ कम होगा, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ओजोन। जब ओजोन लेयर बन जाएगी तब क्या होगा, यूवी रेडिएशन का उतना आना कम हो जाएगा, और यूवी रेडिएशन यहीं से क्या हो जाएंगे, यूवी रेज यहीं से वापस जाने लगेंगे। तब धीरे धीरे कुछ स्टेबिलिटी आएगी, समय बीतता जाएगा, पिघलते हुए मटेरियल से जो गैसेज निकल रही हैं उनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी। लाखों सालों बाद जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, इतना कम होगा कि वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बन सके, ड्रॉप बन सके, तो जिस दिन वो ड्रॉप बनेगी उसी दिन वो धरती की तरफ आएगी। अब ऐसी लाखों करोड़ों ड्रॉप बनेंगी तो क्या होगा, रेन स्टार्ट हो जाएगी, और हम कहेंगे हॉट वाटर रेन स्टार्ट हो गई। ये हॉट वाटर रेन का जो वाटर है जब वो सरफेस को टच करेगा तो इवापोरेट होके वापस जाएगा, लेकिन सरफेस को ठंडा भी कर जाएगा। अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक ना एक दिन अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आएगा, उसी दिन धरती पर पानी रुकेगा, और जब रुकेगा तो फिर पानी बहेगा, बहेगा तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी, और जब बाढ़ आएगी तो पानी बह के गड्ढों में भरेगा। गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि बन जाएंगे क्या, ओशियन, और कहोगे क्या, प्रिमिटिव ओशियन। अभी अर्थ गर्म है, उस पर पानी है, उसमें मिक्सचर है, वो उबल रहा है, तो धीरे धीरे गाढ़ा भी तो होगा, तो उसको क्या कहोगे, सूप कहोगे, या हार्ट डाइल्यूट
सॉल्यूशन कहोगे, ये प्रिमिटिव ओशियन का जो हार्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यही वो जगह है जहां क्या होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कंडीशन ऑफ अर्थ कैसी होगी, कंडीशन ऑफ अर्थ कैसी होगी, तो कहोगे गर्म हवा की आंधियां चल रही होंगी, बिजली चमक रही होगी, पानी बरस रहा होगा। तो कंडीशन ऑफ अर्थ इन प्रिमिटिव अर्थ में एटमॉस्फेयर कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, सब कुछ होगा, बस क्या नहीं होगा, तो कहोगे ऑक्सीजन नहीं होगा। तो एक दो लाइनें केवल लिख लेते हैं, बाकी अभी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, पहला सवाल है नो एटमॉस्फियर, अराउंड अर्ली अर्थ, नहीं था। फिर क्या हुआ, मॉल्टन मटेरियल, बातचीत न करो बेटा, मॉल्टन मटेरियल रिलीजेज गैस कौन सी, तो वही मीथेन, अमोनिया, CO2 और वाटर वेपर। और ये जो गैस निकली थी, इन्होंने ही क्या बना लिया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना लिया, जिसका नेचर क्या था, रिड्यूसिंग। इसमें ये सब कुछ था, बस क्या नहीं था, नो ऑक्सीजन। ठीक है, जब टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो शुरू हो गई क्या, हॉट वाटर रेन, जो भर गया कहां, और बन गया क्या, प्रिमिटिव ओशियन बन गया। इवोल्यूशन, पहली लाइन ये अंडरलाइन कर ले, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। फिर हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म या बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हो, साथ में इवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी पढ़ना है और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ना है। जनरल बातें इन्होंने सीधे हेडिंग डाल दिया ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन यहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू नहीं किया है। ओरिजिन ऑफ लाइफ हेडिंग में ये पैराग्राफ किसी काम का नहीं है। इसमें कह रहा है कि अगर आज कोई आप स्टार देखते हो तो वहां से आने वाली लाइट मिलियन ईयर पहले चली होती है, वो आज आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपको लगता है आपने स्टार देखा, लेकिन वो आज नहीं देखा है, वो पता नहीं कितने पुराना देख रहे हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी भी आपको 8 सेकंड, सही 8 मिनट लेट मिलती है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो प्रेजेंट में सूरज, वो 8 मिनट पुराना देख रहे हो। तो ये जनरल कहानी इसमें दी है, तो यहाँ कुछ नहीं याद रखना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर्ड एज यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री की बात की जाए तो जीवन की उत्पत्ति से बड़ा कोई काम नहीं हुआ। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो अर्थ की हैसियत कितनी है, केवल एक स्पेक धब्बे के बराबर है। यूनिवर्स बहुत बड़ा ही नहीं, बहुत पुराना भी है। बस अभी जल्दी पता चला कि इतने साल पुराना है, 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। पहले कितना था, 20। उम्र घट गई इनकी,
मतलब सबकी उम्र बढ़ती है, यूनिवर्स की उम्र घट रही है, एज घटा रहे हैं, पता नहीं कैसे। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, वो क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। और गैलेक्सीज में क्या होता है, स्टार्स होता है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इतना बड़ा, सॉरी यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अर्थ की हैसियत कितनी है, मतलब एक बात को दोबारा बता रहे हैं कि बहुत छोटा है, मतलब रियल में छोटा है। बिग बैंग थ्योरी, ये याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये कहती है कि क्या हुआ है, बहुत बड़ा सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। कह रहा कितना बड़ा, कह रहा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो तुम फिर ये कैसे इमेजिन कर लिए। अब अगर एक्सप्लोजन होगा तो यूनिवर्स का नेचर फिर क्या होगा, एक्सपैंड तो होगा ही, और इसी नाते टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कह रहा इतना बड़ा विस्फोट है कि वो विस्फोट ही अभी चल रहा है, चीजें दूर जा ही रही हैं, अब इतना बड़ा है। हाइड्रोजन और हीलियम उस विस्फोट के बाद बनी, ठीक है। फिर धीरे धीरे गैसेज कंडेंस होती है अंडर द ग्रेविटेशन और बनाती है नई गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो बहुत सारे चेंज आए होंगे। सोलर सिस्टम में एक कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ वाज सपोज टू हैव एन फॉर्म्ड अबाउट कितना, 4.5 बिलियन ईयर बैक। लिखा है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, याद रखिएगा, बिल्कुल फ्रेश अर्थ जो होगी उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर वेपर निकला, मीथेन निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकले और अमोनिया। कहां से, मॉल्टे मटेरियल। और किसने कवर कर लिया, अर्थ के सरफेस को, और तो फिर क्या बना दिया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना दिया। लेकिन एक समस्या थी, यूवी रेज जो कहां से आ रही थी, सन से, वो तोड़े दे रही थी वाटर वेपर को, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हल्की हाइड्रोजन तो स्केप कर जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगी, कंबाइन करेगी किससे, अमोनिया और मीथेन से। तो फिर से क्या बनेगा, तो फिर से वही वाटर वेपर, CO2 और बाकी ऐसे नाइट्रोजन वगैरह बनेगी। तो मतलब पिघलते हुए मटेरियल से चीजें निकल रही हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उनको तोड़ रहा है। ये चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक न एक दिन ओजोन बन जाएगी, और जब ओजोन लेयर बन जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का आना कम हो जाएगा। और जब आना कम होगा तो जो वाटर वेपर निकलेगा फिर वो टूटेगा नहीं, जो मीथेन अमोनिया निकलेंगे वो भी नहीं टूटेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, मीथेन अमोनिया CO2 और वाटर वेपर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, देखो लिखा बन गया। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे और बन जाएंगे क्या, वाटर ड्रॉप, और धरती पर गिरेंगे एज ए रेन। तो भर जाएंगे कहाँ, गड्ढों में, और बना लेंगे क्या, ओशियन। उसी में जीवन की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो लाइफ की ओरिजिन अलग पढ़ेंगे। वास्तव में ओरिजिन ऑफ लाइफ हेडिंग यहाँ पड़ी होनी चाहिए थी, इस जगह। तो हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट होती है। तो तीसरी हेडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी सुनेंगे फिर लिखेंगे। पहला सवाल है, जैसे मान लेते हैं कि ये आज अर्थ की ओरिजिन हो गई, समय बीतेगा, कुछ दिन बीत गए, फिर ये अर्थ की स्थिति है, फिर कुछ दिन और बीत गए, ये अर्ली अर्थ है, और ये प्रेजेंट अर्थ है। इसको प्रिमिटिव अर्थ भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अर्ली अर्थ से प्रिमिटिव अर्थ के बीच का जो टाइम लगा, ये लगभग 0.5 बिलियन ईयर लगा। अच्छा, यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है,
आज से कितने दिन पहले अर्थ बनी? तो 4.5 बिलियन ईयर, यही तो टाइम है। उसमें से 0.5 बिलियन ईयर कहो, या ये भी तो कह सकते हो 500 मिलियन ईयर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे चाहे कहो 0.5 बिलियन और चाहे कहो 500 मिलियन। तो यहां से यहां कौन सा टाइम है? तो भाई 0.5 यहां चला गया, तो ये कितना बचा? 4.0 बिलियन ईयर या 4000 मिलियन ईयर। अच्छा, इसी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है, इस पर हुई है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर आपसे कहा जाए कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो आप दो तरीके से बताओगे। यहां से यहां का टाइम कहोगे अर्थ के बनने के 500 मिलियन सालों बाद, या आज से तो कहोगे आज से 4 बिलियन साल पहले। बात तो एक ही है, जीवन कब बना? तो कहोगे दो ऑप्शन है, या तो कहो अर्थ के बनने के 0.5 बिलियन ईयर बाद बना, या कब बना? आज से 4 बिलियन साल पहले बना। तो लाइफ ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ कब? इसके दो आंसर हैं। कहोगे अबाउट 0.5 बिलियन, या इसी को 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। ठीक है, या इसका दूसरा आंसर क्या दोगे? कहोगे लगभग लगभग 4 बिलियन ईयर या 4000 मिलियन ईयर बैक। अबाउट 4.0 बिलियन या 4000 मिलियन ईयर बैक। हेडिंग डालें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहली थ्योरी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग थोड़े थोड़े मत हैं, लेकिन एक कॉमन मत है कि जीवन की उत्पत्ति या लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड। अब गॉड की एक्सप्लेनेशन अलग अलग धर्म में अलग अलग, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन कॉमन बात यह है कि जीवन किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो लिख लीजिए। ये थ्योरी कहती है लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड। दूसरी थ्योरी है
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी या इसी को कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैन स्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी मानती है कि जीवन की उत्पत्ति, लाइफ की ओरिजिन अर्थ पर हुई नहीं है, अर्थ पर जीवन आया है। अब आया कहां से पता नहीं। कह रहे हैं कि लाइफ स्पोर के फॉर्म में आई। यूनिट ऑफ लाइफ को स्पोर माना गया और कहा गया स्पोर के फॉर्म में अलग अलग प्लेनेट पर जीवन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो अर्थ भी एक प्लेनेट है, उस पर भी जीवन आ गया। तो ये थ्योरी कहती है कि यहाँ जीवन बना नहीं है, बाहर से आया है। इसी नाते इसको हम चाहे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल करें, चाहे इसको क्या कहें, कॉस्मोजोइक, अंतरिक्ष से आया है। और पैन स्पर्मिया क्यों कहते हैं, स्पोर के फॉर्म में ट्रांसफर किया गया। अभी भी जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं वो इस थ्योरी को क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। हमको जज नहीं बनना है, हमको क्वेश्चन सही करने हैं, कौन सी थ्योरी क्या कहती है ये समझो। तो ये लोग कहते हैं कि लाइफ कम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। अर्ली ग्रीक थिंकर ये मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्पोर, और उसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिफरेंट प्लेनेट में, तो अर्थ पर भी आ गया। पैन स्पर्मिया को अभी भी फेवरेट आइडिया कौन मानते हैं, तो आंसर देंगे एस्ट्रोनॉमर्स। लिख लीजिए। पहली बात इसकी है, लाइफ कम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। दूसरी है जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मानते हैं कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, स्पोर है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऑन डिफरेंट प्लेनेट। अब जब डिफरेंट प्लेनेट पे जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, अर्थ पर। एक और पैन स्पर्मिया, पैन का मतलब सब जगह पहुंच, सारे प्लेनेट पर जीवन पहुंचना। पैन स्पर्मिया इज स्टिल फेवरेट आइडिया है, किसका, एस्ट्रोनॉमर्स का। फिर तीसरी थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या इसी का दूसरा नाम ऑटो बायोजेनेसिस है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या ऑटो बायोजेनेसिस, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ पर हुई है। ये फिर वापस अर्थ पर आ गए। बस ये तरीका इनका कहना है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल या रॉटिंग मटेरियल, जो सड़ी गली चीजें हैं। जैसे कहीं मान लीजिए फल के छिलके पड़े हैं, अगर वो सड़े हैं तो वहां कीड़े पड़ गए, तो इन्होंने कहा जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो रॉटिंग मटेरियल या डिकेइंग मटेरियल जैसे मड और स्ट्रा से जीवन की उत्पत्ति होती है, और सड़ी गली चीजें तो नॉन लिविंग है। तो इनका कहना है कि नॉन लिविंग डिकेइंग या रॉटिंग मटेरियल जैसे मड और स्ट्रा। स्ट्रा क्या होता है, स्ट्रा होता है भूसा,
तो जैसे मान लीजिए कहीं भूसे का ढेर हो, आप किसी जगह रख दीजिए भूसा, कुछ महीने वहाँ रखा रहे, फिर उसको हटाएं, जब हटाएंगे तो बहुत सारे कीटे पतंगे वहाँ निकलेंगे, कीड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी बूढ़े भूसे में उनका जीवन की उत्पत्ति हो गई। ये मानते हैं, आप जज मत बनिएगा, जो जो मान रहा है उसको आप मानने दीजिए, आपका काम क्वेश्चन सही करना है। तो ये थ्योरी कहती है कि मड और स्ट्रा से क्या बनता है, जीवन की उत्पत्ति हुई। इस थ्योरी के सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट भी कर दिया गया। कहा गया क्या करते हैं कि गेहूं की बालियां ले लेते हैं, व्हीट बार्न, और पसीने से भीगी हुई शर्ट लेते हैं और एक बंद अंधेरे कमरे में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद जब कमरे का दरवाजा खोलोगे उसमें से चूहे निकलेंगे। इसका मतलब गेहूं की बालियों से क्या बन गए, चूहे बन गए। ठीक है, आपको सही और गलत के चक्कर में नहीं रहना है, जो है बस वो सुनते जाइए। ऐसे बहुत दिनों तक ये बात मानी गई कि हाँ जीवन की उत्पत्ति ऐसे होती है। फिर आए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिस्प्रूव कर दिया? तो आंसर देंगे लुईस पास्चर। कैसे डिस्प्रूव कर दिया? तो कहोगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? तो उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे अभी बताएंगे। तो अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन। ये थ्योरी कहती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल जैसे मड और स्ट्रा। एक क्वेश्चन। इसके फेवर में एक्सपेरिमेंट आ गया। क्या कहा गया कि अगर व्हीट बार्न है और स्वीट सोक्ड शर्ट है, अंधेरा कमरा है, उजाला कमरा नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए जिससे पता न चले चूहे किधर से आ गए हैं, तो कुछ दिनों बाद चूहे बन जाएंगे। ये वान हेलमांट का एक्सपेरिमेंट है। फिर उसके बाद इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया किस वैज्ञानिक ने? लुईस पास्चर ने। किसके द्वारा? अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। एक्सपेरिमेंट का नाम स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इतना लिखो पहले। तो ये थ्योरी कहती है लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः। स्पॉन्टेनियसली कहां से? फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग या रॉटिंग मटेरियल। कौन सा? जैसे मड एंड स्ट्रा। कहा मड और स्ट्रा से जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक। फिर आया एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। इस थ्योरी के फेवर में था। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो वान हेलमांट नाम के एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या कहा कि गेहूं की बालियां ले लीजिए और पसीने से भीगी शर्ट ले लीजिए, तो थोड़े दिनों बाद इससे क्या बनेगा? माइस डेवलप। आपको जज नहीं बनना है कि एक्सपेरिमेंट गलत है, गलत है कि सही, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन सही करना है बस। फिर आया लुईस पास्चर। इन्होंने क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया। क्या? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी। अब कैसे डिस्प्रूव कर दिया? तो कहोगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कौन सा था? तो एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक
फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। देखें एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट देख लीजिए फिर लिखिएगा। इन्होंने क्या किया कि दो फ्लास्क लिए, एक ऐसा फ्लास्क लिए जिसका माउथ ओपन था, ये था प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, और इसके अंदर ले क्या लिए, इसमें ले लिए किल्ड ईस्ट। थोड़े दिन ऐसे खुला रखा रहा, तो जब थोड़े दिन खुला रखा रहेगा तो ये सड़ेगा और यहाँ कीड़े पड़ जाएंगे। तो इन्होंने देखा कि एपियर हो गया, एपियर न्यू लाइफ। फिर इन्होंने दूसरा फ्लास्क ले लिया, बस उसकी जो नेक थी वो ऐसे थी। पर्पज ये था कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो अंदर आए तो, लेकिन वो यहां टच करे, वो यहां टच करे, वो यहां टच करे, तो जो माइक्रोब है वो यहां ना पहुंचने पाए। इसके अंदर भी इन्होंने क्या ले लिया, वही किल्ड ईस्ट लिया, लेकिन नो एपियर न्यू लाइफ। यहां क्या था, यहां एटमॉस्फेरिक एयर आ रही थी, तो इन्होंने कंक्लूजन बताया कि देखिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें पाए जाते हैं माइक्रोब, और वही यहां किल्ड ईस्ट में ग्रो कर जाते हैं, तभी हमको नई लाइफ दिखाई पड़ती है। और जब हम एटमॉस्फेयर एयर को यहां आने नहीं देते हैं तो यहां पर कोई भी नई लाइफ नहीं बनती है। तो कंक्लूजन दे दिया कि सड़ी गली चीजों से जीवन की उत्पत्ति नहीं है। किल्ड ईस्ट है तो कल को सड़े गलेगा, कहा सड़ी गली चीजों से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। जो कीड़े पड़ जाते हैं वो वास्तव में एटमॉस्फेरिक एयर से पड़ जाते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक एयर नहीं आने दोगे यहाँ जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो लोगों ने कहा हाँ ये बात तो सही है, इसका मतलब डिकेइंग मटेरियल से जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी, मतलब ये थ्योरी सही नहीं है। तो इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव कर दिया, तो कहोगे ठीक है, तो लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल, या मड और स्ट्रा से जीवन नहीं आएगा। लोगों ने मान लिया ठीक है भाई आप लुईस पास्चर हो, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि जीवन आएगा कहां से। तो देखो क्या बताया है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति लाइफ ओनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ, लाइफ से ही लाइफ बन सकती है। हाँ ये भी चलो मान लेते हैं, तो पहली वाली तो बताओ कहां से आई। एक बार पहली लाइफ आ जाएगी, दूसरी तो हमको पता है कि दूसरी पहले से आएगी, लेकिन पहली कहां से आई कहा वो नहीं पता है, वो नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि कहां से नहीं आई, डिकेइंग रॉटिंग मटेरियल से नहीं आई। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, लुईस पास्चर थ्योरी दी, उस थ्योरी को बायोजेनेसिस कहते हैं। ये कौन सी थ्योरी है, ऑटो बायोजेनेसिस। ऑटो मतलब स्वतः, ऑटो हटा दिया, क्या कर दिया, बायोजेनिक। तो बायोजेनेसिस या बायोजेनिक थ्योरी किसने दिया, तो इन्हीं लोगों ने दिया, लुईस पास्चर। ये लिख लो। चलो कितनी थ्योरी हो गई, 3। चौथी थ्योरी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या बायो
जेनिक थ्योरी किसने दिया? लुईस पास्चर ने दिया। इन्होंने दो बातें बताई, क्या? लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, और दूसरी बात बताई, लाइफ ओनली एराइज फ्रॉम कहां से? लाइफ। डिड नॉट कम फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, और दूसरी बात क्या बताई? लाइफ ओनली एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से मौजूद लाइफ से ही जीवन बन सकता है, नॉन लिविंग से नहीं बन सकता है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से जीवन बनना ही, इसी को कहते हैं बायोजेनेसिस। फिर थ्योरी बदल गई, पांचवी थ्योरी आ गई, कौन सी? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया? तो दो वैज्ञानिक हैं, ए आई ओपेरिन और जे बी एस हल्डन। वो तो कोई इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है, जेबीएस हल्डन। ये किस देश के रहने वाले थे? रसिया, और ये इंग्लैंड। तो जेबीएस हल्डन रसिया और एआई ओपेरिन रसिया और जेबीएस हल्डन इंग्लैंड, दोनों लोगों ने मिलकर के केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी। अब ये थ्योरी क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की एक बुक भी किसने लिखी है? ओपेरिन ने। इन्होंने एक बुक लिखी है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और उसी बुक में टोटल कहानी इन्होंने समझाई है। सुन लीजिए फिर लिखिए, ध्यान से सुनिएगा। ओपेरिन और हल्डन ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। पहला सवाल, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? तो तुरंत कह रहे हैं कि धरती पर मौजूद, पहले से मौजूद, मतलब जीवन की उत्पत्ति से पहले धरती पर मौजूद जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उन्हीं से लाइफ ओरिजिन हुई। लोगों ने कहा जरा विस्तार से बताइए वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं कौन से? तो कहा वो वास्तव में आरएनए और प्रोटीन है। तो चाहे आरएनए और प्रोटीन कहो, आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी कह सकते हो, तो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हो। तो पहले से मौजूद आरएनए और प्रोटीन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ की ओरिजिन हुई। किसने कहा? ओपेरिन और हल्डन ने कहा। तो तुरंत लोगों ने कहा कि ये पहले से जो मौजूद आरएनए और प्रोटीन है ये कहां से आ गए? तो कहा ये आए हैं केमिकल इवोल्यूशन से, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम केमिकल इवोल्यूशन। कहा ये कौन सी चीज है? तो कहा यही तो असली चीज है, यही तो वो मैकेनिज्म है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। कहा हुआ ये है कि समय के साथ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं कि एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये है,
ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके कि नया एक ऑर्गेनिक बना लेंगे, और हो सकता है दो ऑर्गेनिक मिल करके एक नया और ऑर्गेनिक बना लें। तो मॉलिक्यूल मिल करके नया मॉलिक्यूल बनना ही केमिकल इवोल्यूशन है। तो इनऑर्गेनिक से डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनसे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, और उनसे धीरे धीरे आरएनए और प्रोटीन बन गई। और जब आरएनए और प्रोटीन बन गया तो जीवन की उत्पत्ति हो गई। एक बात कहा हम नहीं मानेंगे, तो कहा मानना पड़ेगा। क्यों? जो आरएनए और प्रोटीन बने थे, या जो न्यूक्लियो प्रोटीन बने थे, उनके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो जीवन को दर्शाती कि जीवन है। क्या? ये वास्तव में सेल्फ रिप्लिकेटिंग। सेल्फ रिप्लिकेटिंग शब्द का मतलब होता है, जैसे मान लेते ये कोई मॉलिक्यूल बना, अगर ये अपनी कॉपी बना ले और एक से दो हो जाए, ये तो जीवन की पहचान है, ये लिविंग की पहचान है, नॉन लिविंग की थोड़ी पहचान है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग, और ग्रो भी करते थे, कैसे अभी आगे देखेंगे। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होने के नाते इन्होंने पहला साइन दिया जीवन का। तो कहा मानना पड़ेगा आरएनए और प्रोटीन इकट्ठा होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन बनेगा, और न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर सेल्फ रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, और सेल्फ रिप्लिकेशन तो लाइफ का साइन है। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ किस केमिकल ने दिया? तो आंसर देंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर क्वेश्चन पलट के एग्जामिनर पूछ रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए या ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इसेंशियल क्या है? तो इसेंशियल है आरएनए एंड प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन। बात तो एक ही है। फिर वैज्ञानिकों ने और सवाल उठाए, ये बताओ जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ? तो कहा हुई है वाटर में। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। कौन सा वाटर? वही वाटर जो अभी पीछे पढ़ के आए। कौन सा? वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन, जो कि हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन था। गर्म पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई, जिससे बच्चे को जाड़ा ना लगे। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति हुई। अच्छा, एक और बात बताई गई, कहा गया ये बताओ कि जब जीवन की उत्पत्ति या लाइफ ओरिजिन हुई, उस समय अर्थ के हालात क्या रहे होंगे? तो कहा हालात बहुत खराब थे। हालात ये थी कि गर्म पानी की बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, ओपन इन्वायरमेंट था, ओजोन लेयर उतनी अच्छी बनी नहीं थी, तो क्या है बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होंगी, और यहाँ धरती पर ज्वालामुखी भी क्या हो रहे होंगे? फट रहे होंगे। तो वोल्केनिक स्ट्राम होगा, हॉट वाटर रेन चल रही होगी, और बिजली चमक रही होगी। तो बिजली चमक रही है, कड़कड़ाहट हो रही, थंडर स्ट्राम हो रहा है, बिल्कुल गर्म है माहौल। उस गर्म माहौल में क्या है? जीवन की उत्पत्ति हुई। ये सारी बातें। एटमॉस्फेयर कैसा था? कहा सब कुछ था। मीथेन थी, अमोनिया था, CO2 था, वाटर वेपर था, नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन, बस क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं थी। अब अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो जो पहली लाइफ बनी वो कैसी बनी होगी? एरोबिक की एनारोबिक? तो पहली जो लाइफ बनेगी वो कैसी बनेगी? एनारोबिक। उसके काफी सालों बाद क्या हो जाएगा? एरोबिक लाइफ बनेगी। तो इन्होंने एक एक सवाल का टोटल जवाब दिया है, और आपको क्वेश्चन सही करना है। क्या सुनते हैं फिर से, तब लिखेंगे। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आरएनए और प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन। कहाँ? कहोगे इन वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन। ठीक है, पहला सवाल। उस समय के कंडीशन कैसे थे? तो उस समय हॉट स्ट्रॉम चल रही थी, गर्म हवा की आंधियां चल रही थी, थंडर स्ट्रॉम था, बिजली चमक रही थी, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स थे। एक और बात, ये सब कैसे हो गया? तो कैसे हो गया तो बताएं क्या? केमिकल इवोल्यूशन। का ये कौन सा है? तो कहा यही तो असली मैकेनिज्म है, जिसमें मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और नए मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमको क्या सही करना है? क्वेश्चन सही करना है। जज की भूमिका में नहीं रहना है कि हाँ ये गलत है वो सही है, सब सही है सब गलत है, बस क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। लिखो, according to this life originated from, कहां से? तो कहोगे प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल। कौन से? तो आरएनए एंड प्रोटीन। अगर ये ना मिले तो न्यूक्लियो प्रोटीन भी लगा सकते हो। इनके अंदर क्या क्वालिटी थी? सेल्फ रिप्लिकेटिंग। कहां से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे? बाई प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। कहा ये क्या है? तो कहोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इवॉल्व फ्रॉम। कहां से? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लाइफ ओरिजिनेट कहां हुई है? इन वाटर ऑफ क्या? प्रिमिटिव ओशियन। वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन। ये सारी बातें बताई। दूसरी बात ये बताई, कंडीशन ऑफ अर्थ एट टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? तो कंडीशन याद रखिएगा। एक तो हाई टेम्परेचर था, काफी गर्म। दूसरा वोल्केनिक स्टॉर्म। और क्या था? लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म। और हॉट वाटर रेन भी थी। इतना कुछ था। ये बताओ इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या बताओगे? तो दो नाम बताओगे, एक आरएनए और दूसरा प्रोटीन। अगर ये ना मिले तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ किसने दिया? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि ये क्या थे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी। चलिए आगे बढ़े। तो पॉइंट लिख लीजिए। क्वेश्चन आया है, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू ओपेरिन थ्योरी। ओपेरिन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसने दिया? तो आंसर देंगे मिलर एक्सपेरिमेंट।
या इसी का दूसरा नाम स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी है। किसने किया? तो कहोगे बाई एस एल मिलर। और कब किया? 1953, 1953। और ये कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट। अब इनके एक्सपेरिमेंट में एक डायग्राम बनाना है, बना लीजिए, फिर बताता हूं। मिलर एक्सपेरिमेंट, स्टैन ले मिलर पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में एसएल मिलर, 1953। इन्होंने क्या किया कि जो कंडीशन ओपेरिन ने बताई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, वैसी ही सिमिलर कंडीशन लैब में क्रिएट कर ली। और उन्होंने कहा था कि उन कंडीशन में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखा दिया। और यही तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी की जान है। अगर यही फेल हो जाता तो सब फेल। तो ओपेरिन ने कहा था कि अगर उन कंडीशन में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकता है, तो इन्होंने लैब में वैसी ही कंडीशन क्रिएट की और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखा दिया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट हो गया। क्या किया देखो, इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसका नाम स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक प्लस एक माइनस। 2 इलेक्ट्रोड अगर आप टच करोगे ऐसे तो स्पार्किंग होगी। तो कहा ये थंडर स्ट्राम वाली जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा था टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कहा 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख लेंगे। वो अलग बात है घर में आग लग जाए इतने टेम्परेचर में, 800 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर ले लिया। उन्होंने कहा था कि एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, सब कुछ था बस का नहीं था ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस नहीं ली गई? ऑक्सीजन नहीं ली गई, ली कौन सी गई? तो कहा मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया। रेशियो 2:2:1। ये रेशियो एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन पूछा जाता है। इस रेशियो में इन्होंने गैसेज ले लिया और साथ में वाटर, कहा था बहुत ज्यादा मॉइस्चर था उस समय, वाटर वेपर बहुत था, तो वाटर वेपर ले लिया। टेम्परेचर बहुत हाई था, हाई टेम्परेचर ले लिया। तो लगभग सिमिलर कंडीशन क्रिएट कर ली। इस एक्सपेरिमेंट में मिलर कई बार फेल हुए होंगे। आखिरी में आपके सामने जो डाटा है वो एक सफल डाटा है ना। कई हो सकता है उन्होंने टेम्परेचर पहले 100 लिया हो, फिर बाद में 200 लिया हो, फिर 300 लिया हो, गैसेज का भी अलग अलग मिक्सचर लिया हो। तो जो सही रहा वो आपको बताया जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट किए करने के दौरान काफी सुधार किए गए होंगे, लेकिन फाइनल जो बात आई कि एक स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस ले लिए, उसमें मिक्सचर आप गैस ले लिए, वाटर वेपर ले लिए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिए और बिजली चमकने के लिए व्यवस्था कर दिए। क्या स्पार्किंग की व्यवस्था कर दिए। वाटर वेपर कहां से आएंगे? तो कहा गया इस फ्लास्क को दूसरे फ्लास्क से जोड़ देते हैं और उसमें उबलता हुआ पानी ले लेते हैं। पानी उबलने के लिए यहां बर्नर लगा दीजिए, यहां क्या लगा दीजिए, बर्नर लगा दीजिए, पानी उबलता रहेगा। पानी उबलेगा तो वेपर बनेगी, वेपर इधर से होते हुए यहाँ पहुंच जाएगी। अब ऐसे अगर लगातार वेपर आएगी तो फ्लास्क विस्फोट कर सकता है, इसका हल निकाला गया। इधर से वेपर को कंडेंस करने की व्यवस्था की गई। कहा कि जो वेपर है वो इधर से जाएगी और यहाँ कंडेंसर से गुजरेगी तो कंडेंस होकर के लिक्विड बन जाएगी। जो वेपर बचेगी वापस फिर यहाँ आ जाएगी और ये साइकिल क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लिक्विड जो कलेक्ट किया उसमें इनको क्या मिल गया, अमीनो एसिड। ये सब देखो इनऑर्गेनिक है लगभग, ये तो ऑर्गेनिक मान लो, मीथेन CH4 लिखना है, इसको जरा सही कर लो। मीथेन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, अमोनिया ले लिया। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लगभग थे। मीथेन तो मान लो ऑर्गेनिक में आता है सिंपल में। इन्होंने क्या बना के दिखाया, अमीनो एसिड। ये बहुत बड़ी बात थी। सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया और लैब में अमीनो एसिड बना के दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ओपेरिन बहुत खुश हुए एसएल मिलर से। और जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो ये एक्सपेरिमेंट हर वैज्ञानिक के घर में होने लगा।
सभी वैज्ञानिकों ने ऐसा ही सेटअप बनाया और अलग अलग गैस का मिक्सचर लिया, तो अलग अलग अमीनो एसिड बना डाले। कुछ लोगों ने यहाँ कार्बोहाइड्रेट बना डाला, कुछ लोगों ने पिगमेंट बना डाला, कुछ लोगों ने शुगर बना डाला, कुछ लोगों ने फैटी एसिड बना डाला। कहने का मतलब वो सारे बायोमॉलिक्यूल इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा बना के दिखाए गए। आप सोचो, यदि लैब में वैसी ही कंडीशन में वो सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं, तो क्या लाखों साल पहले उस परिस्थिति में वो सारे मॉलिक्यूल नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। फिर आखिरी में वैज्ञानिकों ने कहा ना, ये भी फर्जी है, ऐसा हुआ नहीं होगा। तो उसका एक आखिरी बात कहा गया है कि जो उल्का पिंड है वो धरती पर आते हैं, उल्का पिंड के केमिकल की एनालिसिस कर लीजिए। उल्का पिंड में वही केमिकल हैं जो केमिकल ओबेरिन ने क्या किए हैं? बताए हैं। तो मेटियोराइट कॉन्टिनेंट सिमिलर है, इसका मतलब जानते हो क्या है? अंतरिक्ष में ऐसी रिएक्शन कहीं और चल रही है, पता नहीं कहाँ चल रही है, जो कि सिमिलर रिएक्शन है। तो इसी नाते वैज्ञानिकों ने अंततः क्या किया? इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। इनके कौन कौन से क्वेश्चन याद रखोगे? तो कहोगे इन्होंने क्रिएट किया सिमिलर कंडीशन इन लैब और सिंथेसिस करके दिखाया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक, स्पेशली किससे? तो कहोगे मिक्सचर ले लिया था, अमीनो एसिड बना के दिखाया। एक बात, क्या क्या लिया था? मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया। कौन सा टेम्परेचर लिया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और लिया वाटर वेपर। क्या नहीं लिया? ऑक्सीजन नहीं लिया। क्या बना के दिखाए? अमीनो एसिड बना के दिखाए। फिर बाद में सिमिलर एक्सपेरिमेंट से सब कुछ बन गया, अमीनो एसिड बन गया, फैटी एसिड बन गया, शुगर बन गया, बेस बन गया, पिगमेंट बन गया। अब जब सब कुछ बन गया है तो फिर न्यूक्लियोप्रोटीन भी बन सकता है और जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। लिखो। मिलर ने क्रिएट किया क्या? सिमिलर कंडीशन इन लैब, एक बात। और दूसरी बात, सिंथेसिस कर दिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा? अमीनो एसिड इन सिमिलर कंडीशन। ये बहुत बड़ी बात थी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखाया। इन्होंने क्या क्या यूज किया था? इन्होंने यूज किया था मिक्सचर ऑफ गैस। क्या क्या लिया था? मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन लिया था और वाटर वेपर। और कितने डिग्री पर? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या नहीं लिया था? नॉट टेकन ऑक्सीजन। फिर ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुए और सिंथेसिस की गई कई चीजों की, जैसे शुगर की, पिगमेंट की, लिपिड ईटीसी, सब कुछ बना डाली। फिर एनालिसिस की गई किसकी? मेटियोराइट। और उसमें क्या मिले? सिमिलर केमिकल मिले। इसका मतलब क्या है? सिमिलर प्रोसेस हो रही है। अकर एनीवेयर
इन स्पेस, और इसी नाते ये थ्योरी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। रिजल्ट क्या हुआ, ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन वाटर बाई, किसके द्वारा, केमिकल इवोल्यूशन। स्टेप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देख ले जरा। हुआ ये कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, और जो प्रिमिटिव क्वेसर वेट, ये बताते हैं। तो प्रिमिटिव वाटर में, एटमॉस्फेयर में मीथेन है, अमोनिया है, CO2 है, वाटर वेपर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दुनिया भर की गैसेज वगैरह हैं। समय बीतते ही केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा बन गए अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, मोनोसेक्राइड, शुगर वगैरह बन गए। समय फिर बीता, फिर प्रोटीन बन जाएंगे पॉलीमराइजेशन से, RNA या न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड बन जाएंगे, लिपिड बन जाएंगे। और ये सारे मॉलिक्यूल, प्रोटीन, RNA या न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड और लिपिड वगैरह सब पानी में पड़े होंगे। आप सोचो ये सब वाटर इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे। अगर जैसे मिल्क है, मिल्क, तो मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, उसी में वाटर है, वाटर में प्रोटीन भी पड़ी है, वाटर में शुगर भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे यहाँ मिक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ बड़े बड़े कोलाइडल एग्रीगेट बन जाएंगे। कैसे, एक मॉलिक्यूल ये इकट्ठा हो गया, उसके साथ एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे और बाहर बाहर वाटर की बाउंड्री पाई जाएगी। ये जो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बना है, जिएंट एग्रीगेट बना है, किसका किसका, RNA का, प्रोटीन का, पॉलीसेक्राइड और बाकी कुछ मॉलिक्यूल का। इसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है, ये जो एग्रीगेटेड बना होता है, इसी को कहा जाता है फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कैसे कह दिया ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ? लाइफ तो है, सेल नहीं है, कैसे कह दिया लाइफ है? तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है लाइफ की, जैसे ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अभी मैंने पीछे बताया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब कॉपी बना सकता है अपनी। दूसरा सवाल, मेटाबॉलिक कैप्सूल है। मेटाबॉलिक कैप्सूल क्यों है? करता क्या था, ये ग्रुप मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है बाहर से। तो अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से लेगा उसको हेटेरोट्रॉफिक कहोगे, और फिर वो मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। तो अगर मॉलिक्यूल टूटा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल को ही कहा गया क्या, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल के पास लाइफ की पहचान थी, इस नाते इनको लाइफ माना गया। चूंकि अभी सेल नहीं है तो इसको हम नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कहेंगे। एक और खास बात, इनकी खास बात है कि ये ग्रो भी करते हैं। भाई एग्रीगेट बढ़ता चला जाएगा, तो जब एग्रीगेट बढ़ेगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, तो दो ग्रुप बन जाएंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो फिर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, पहले बड़ा किया, फिर डिवाइड किया, फिर बड़ा किया, फिर डिवाइड किया। ये मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस भी कर सकता था अपने, तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस भी हो रहा था। इसी नाते इसको माना गया कि ये जीवन की उत्पत्ति हो गई। ओपेरिन ने लैब में इसको बना के दिखाया है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल को लैब में बना के दिखाया। अब क्या बना के दिखाया था देखिए। तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले जो छोटा एग्रीगेट बनेगा उसका नाम माइक्रोस्फीयर, उससे जो बड़ा हो जाएगा उसका नाम क्वेसरवेट, और अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो क्या बनता है, वेस्किल। तो माइक्रोस्फीयर एक सिडनी फॉक्स नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लैब में माइक्रोस्फीयर बना के दिखाया। क्वेसरवेट ओपेरिन ने बना के दिखाया, और दोनों के मिक्सचर को वेस्किल कहते हैं। ऐसे ही नहीं मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो गई कि हवा में सारी बातें हो रही हैं। तो ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग या नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसको लैब में बना के दिखाया गया। क्वेसरवेट, इसमें से शब्द याद रखिएगा, क्वेसरवेट को ही क्या कहा जाता है, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कब इवाल्व हुई? तो कहा गया लगभग 3000 मिलियन ईयर एगो इवाल्व हुई।
इसी से जुड़े सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी से भविष्य में क्या बन जाएगा, सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। तो अगर जिससे सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ बनेगी उसको प्रिकर्सर कहोगे। इसी नाते माइक्रोस्फीयर, क्वेसरवेट या प्रोटोबियांट्स भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है कि सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ इन्हीं से इवाल्व हुई है, मतलब ये प्रिकर्सर हैं किसके, सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। कैसे भाई, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इकट्ठा हो गए तो वायरस बनेगा, इसको प्रोटोवायरस कहो चाहे ईओबियांट कहो। बाद में इन्हीं से मेम्ब्रेन चारों तरफ बना लो तो क्या बन जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल बनेगी। जैसे सेल बनेगी वैसे क्या होगा, फर्स्ट सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो। समय बीतेगा, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बन जाएगी, यूकैरियोटिक सेल, और फिर इसी से बन जाएंगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होते होते ह्यूमन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो फर्स्ट लाइफ इवाल्व हुई वो कैसी थी, एरोबिक की एनारोबिक, एनारोबिक, ऑटोट्रॉफिक थी कि हेट्रोट्रॉफिक, बाहर से केमिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक। तो एन एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक थी फर्स्ट लाइफ। फिर समय के साथ इवोल्यूशन हुआ और आज अंततः क्या बन गए, एरोबिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी क्या हो गए, इवाल्व हो गए। जिस दिन एरोबिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इवाल्व होंगे उसी दिन फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन होगी और उसी दिन ऑक्सीजन रिलीज होगी, और जैसे ऑक्सीजन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर का नेचर ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। आज एटमॉस्फेयर कैसा है, तो आंसर क्या देंगे, ऑक्सीडाइजिंग। 4-5 क्वेश्चन भी लिखेंगे तब लिखिएगा। समय बीतते ही धीरे धीरे सिंपल पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर उनसे ऑर्गेनिक बने, अमीनो एसिड बना, फिर न्यूक्लिक एसिड बना। ये अमीनो एसिड से जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह बाद में बने, प्रोटीन वगैरह बने, ये सब पानी में पड़े थे। तो वाटर में आरएनए के, प्रोटीन के और पॉलीसेकेराइड के जियांट एग्रीगेट बने। वो जो जियांट एग्रीगेट बने उन्हीं का नाम नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ रखा गया। क्यों, वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग थे, मेटाबॉलिक थे और अपने मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर सकते थे। उनके कई नाम हैं, प्रोटोबियांट्स भी कहते हो, कई टाइप के होते हैं, जैसे तो इनको हम लोग कोसरवेट भी कहते हैं, माइक्रोस्फीयर भी कहते हैं, वेस्किल। ये सबसे छोटा पहले बनेगा तो माइक्रोस्फीयर बनेगा, बाद में क्या हो जाएगा, कोसरवेट बन जाएगा। इन्हीं लोगों को माना गया कि यही भविष्य में क्या बना लेंगे, यही भविष्य में सेल बना लेंगे, तो सेलुलर लाइफ बनेगी। तो प्रोटोबियांट से बना, ईओबियांट से बना क्या, प्रोकैरियोटिक से बना यूकैरियोटिक। जो सेल बनेगी उसको हम लोग सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ कहोगे। वो लगभग 2000 मिलियन ईयर पहले बनेगी, बाद में क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल आएगा, फिर मल्टी सेलुलर आएंगे और फिर इवोल्यूशन होता चला जाएगा। लिखो, तो प्रोटोबियांट या कोएसरवेट, इनसे जुड़े क्वेश्चन लिख डालिए। ये क्या है, तो कहोगे फर्स्ट नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। ये क्या है, तो कहोगे ये प्रीकर्सर है ऑफ सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। ये क्या है, तो कहोगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है। ये क्या है, तो कहोगे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं मॉलिक्यूल, और क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम ये क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं।
मेंटेन कर सकते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइफ, जो इवाल्व हुई थी वो कैसी थी? एन एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक, उसके बाद इस एन एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक से एन एरोबिक कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर एन एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिक, फिर तब आए एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जब एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिक आए तो ऑक्सीजन क्या हो गई? रिलीज। एनाएरोबिक कीमो लिख लीजिए, एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉफिक, फिर एनाएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर एनाएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिक, फिर एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिक, फिर ऑक्सीजन रिलीज हुई। और जब ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। ये बताओ मून पर लाइफ नहीं है, क्यों? दो ऑप्शन, पहला वहां ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा वहां वाटर नहीं। तो ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी नहीं है, बगैर ऑक्सीजन लाइफ इवॉल्व हो जाएगी। तो एसेंशियल फॉर लाइफ, तो आंसर देंगे क्या? वाटर। वाटर होगा तभी जीवन होगा। मून पे लाइफ नहीं है क्योंकि वहां वाटर नहीं है। चलो एनसीईआरटी खोलो। हम लोगों ने कंप्लीट ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ डाली है। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। लाइफ एपियर्ड का लगभग क्या लिखा है? 500 मिलियन ईयर किसके बाद? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और लगभग 4 बिलियन ईयर बैक आज से। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? तो अंडरलाइन करो। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ कहां से आई? आउटसाइड। स्पेशली अर्ली ग्रीक थिंकर ये मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? स्पोर है। और यही ट्रांसफर हो गई डिफरेंट प्लेनेट, उसमें अर्थ पर भी आ गई। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया कहते हैं। और पैनस्पर्मिया अभी भी क्या है? फेवरेट आइडिया है कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का। बहुत लंबे समय तक ये माना गया कि लाइफ कहां से आई? तो डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, जैसे स्ट्रा और मड। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन आए कौन? लुईस पास्चर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बता दिया कि लाइफ कहां से, लाइफ ओनली कहां से आएगी? कहां से नहीं आएगी? मड और स्ट्रा से नहीं आएगी।
कैसे दिखाया? इन्होंने बताया कि जो प्री स्टरलाइज फ्लास्क है, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, जबकि दूसरा जो फ्लास्क था वो क्या था? ओपन टू ईयर था, उसमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एराइज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। इससे सिद्ध हो गया कि हवा से है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिसमिस हो गई परमानेंट। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि पहली लाइफ कैसे आई। इसी कड़ी में आए ओपैरिन, कहाँ के? रसिया के, और हल्डेन कहाँ के? इंग्लैंड के। इन्होंने प्रपोज किया क्या कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वो कहाँ से आई? तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, बेटा ये नॉन लिविंग लिखना भूल गया था वहां, जो ओपैरिन थ्योरी लिखे थे उसमें प्री एग्जिस्टिंग तो लिखा है, ऑर्गेनिक लिखा है, नॉन लिविंग छूट गया था, बढ़ा लीजिए। प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग तो सब पहले से मौजूद है, नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कौन है? आरएनए प्रोटीन। इन्होंने बनाया किस प्रोसेस से? तो कहोगे केमिकल इवोल्यूशन। ये क्या है? तो कहोगे डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाओ, कहां से? इनऑर्गेनिक से। ये भी बताया कंडीशन ऑफ अर्थ कैसी थी? हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन था, अमोनिया, दुनिया भर की चीजें थी। फिर आया 1953, एसएल मिलर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने सिमिलर कंडीशन कहाँ बनाई? लैब में। और इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया किसी क्लोज फ्लास्क में। किसमें था? मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, वाटर वेपर, टेम्परेचर 800। इन्होंने देखा कि क्या बन गया? अमीनो एसिड। फिर ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए गए, और क्या बनाया? शुगर बनाया, बेस बनाया, पिगमेंट बनाया, और फैट बनाया। इसका मतलब सब कुछ बन गया। एनालिसिस की गई किसकी? मेटियोराइट की, और इससे पता चला सिमिलर कंपाउंड हैं। ये क्या इंडिकेट करते हैं? कि सिमिलर प्रोसेस हो रही है कहीं और, कहाँ? स्पेस में। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी क्या हो गया? कंजक्टेड का मतलब होता है ऐसी थ्योरी जो गढ़ी गई हो, बताई गई हो, आइडिया। केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। कह रहा हम लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, जिसको क्या कहा गया? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये कैसे इवाल्व हुई है नहीं पता है। लेकिन कब इवाल्व हुई? 3 बिलियन ईयर अगो। ये क्या थे? तो ये जियांट मॉलिक्यूल थे। और मॉलिक्यूल में कौन से थे? तो आरएनए था, प्रोटीन था, और आरएनए था, प्रोटीन था, और पॉलीसेकेराइड थे। दीज कैप्सूल, ये देखो लिखा है, रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल, ये बना सकते थे अपने मॉलिक्यूल को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो हो ही सकती है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, कह रहा कब तक नहीं आई होगी? लगभग 2000, तो उसी के आसपास है आंकड़ा। कब तक नहीं आई होगी तो भी 2000, और कब आए तब भी 2000। मिलियन ईयर हो, बस बिलियन मत कर देना। प्रॉब्ली सिंगल सेल, पहले क्या बना होगा? सिंगल, सही बात है। ऑल लाइफ फॉर्म कहां बनी? कहा? वाटर इन्वायरमेंट। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, जीवन की उत्पत्ति, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। एक बार बन गई सेल, कौन सी? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये इवाल्व होकर के क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ द टुडे। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रियल में जो चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म का मतलब इतनी वैरायटी कैसे है, इतने टाइप के प्लांट और इतने टाइप के एनिमल कैसे इवाल्व हुए, ये अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे।